डर सबसे बड़ा वायरस है, डर सबसे बड़ा वायरस है और हिम्मत सबसे बड़ी वैक्सीन है। अरे वाह ना, वो डर का एंटीडोट क्या है? हिम्मत। वो करेज को कैसे रिप्लेस करे, करेज से कैसे रिप्लेस करे फियर को। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं वेंकटेश भारती, आपका होस्ट, आपका दोस्त। फिर दोबारा आपके लिए एकेडमी डी की पॉडकास्ट सीरीज में एक नया एपिसोड लेके आया हूं। और आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं प्रीति अग्रवाल, जो पेशे से एक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में कुछ हमें बताएं और मेरी ऑडियंस को भी बताएं। ओवर टू यू प्रीति। थैंक यू वेंकटेश, आपने मुझे मौका दिया अपने शो पे आने का एंड बहुत एक्साइटेड हूँ अपने बारे में बताने के लिए, अपने काम के बारे में बताने के लिए। पहले तो अपने बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले माँ हूँ 2 बच्चों की। मेरा बेटा 17 साल का है और मेरी बेटी 12 साल की है। एंड आई एम हैप्पीली मैरिड टू माय टीनेज बडी हु सपोर्ट्स मी फॉर एवरीथिंग आई डू। एंड बाय प्रोफेशन मैं एक लीडरशिप फैसिलिटेटर हूँ और एक एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच हूँ और एक ऑथर हूँ। 5 बुक्स लिख चुकी हूँ। ओके, सो from which point we can start now? What is executive presence coach होता क्या है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। Okay. ये बहुत लोगों को इस वर्ड को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है और शायद यही मेरा मिशन है, इसको क्लियर करना। बहुत सारे मिथ्स हैं जिनको बर्स्ट करना। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस जब हम बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट presenting your best version for most of the people. आप अपना बेस्ट कैसे दिखाएं, पर उससे पहले हमें क्या है, we have to become our best version. अगर हम सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे तो हम एक लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे, हम एक पहला इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, है कि नहीं? बट लास्टिंग इम्प्रेशन के लिए हमको अपने कैरेक्टर पे काम करना है, अपनी इनर प्रेजेंस पे काम करना है। तो मैंने इसका एक काइंड ऑफ I've cracked the code of executive presence. First you become your best version and then you present your best version. So you have started this course or this is from the पहले से चलता आ रहा है? You are the one of the finest product of this course. So executive presence एक क्या बोले इसको, वर्ल्ड में हम एज अ टर्म, एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करते हैं। आई हैव नॉट क्रिएटेड दिस एंड आई एम नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील आल्सो। पर सबका अपना तरीका है एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोचिंग का। और मेरा अपना तरीका है, मैं सिर्फ आउटर प्रेजेंस पे काम नहीं करती, मैं इनर प्रेजेंस पे काम करती हूँ। और उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है लोगों में, उनकी प्रेजेंस, उनकी लीडरशिप स्किल्स ना, उनका ऑरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम इस बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने ये बनने का कैसे सोचा कि व्हाट आई वांट टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच एंड मेरे को इस फील्ड में जाना है। वो आपने कैसे, मतलब कब आपके दिमाग में आया कि मुझे यही, क्योंकि लोग तो आईटी सेक्टर में जाते हैं, मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच कोई बना है। तो मेरी ऑडियंस भी जरूर जानना चाहिए कि आपके दिमाग में कब आया कि आपको ये बनना चाहिए। Actually, I come from IT telecom background. She's from already IT. MCA by qualification. और 10 साल और 10 साल जॉब करी IT में। और उसके बाद कोचिंग स्टार्ट करी, एज अ लाइफ कोच अपने आप को लॉन्च किया, लीडरशिप कोचिंग करी, एग्जीक्यूटिव कोचिंग करी। और फिर 2017 में मैं गई मिसेस इंडिया। And I was like in the awe of the celebrities. ना, their X factor, ये क्या चीज है, इनकी प्रेजेंस कुछ अलग ही है। और वो चीज मेरे अंदर तक चली गई कि मैं उस प्रेजेंस को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे लेके जाऊं। और कहते हैं ना, जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट करता है। एंड देन आई फाउंड आउट दिस टर्म एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस एंड आई रोट दिस कोट। उस कोट ने मेरे को एक नया पर्पस दिया लाइफ का, एक नया स्पार्क आया। व्हाट वाज दैट कोट? A leader without executive presence is like a celebrity without an X factor. ना, अगर लीडर में नहीं है वो प्रेजेंस, तो लोग उसको रिस्पेक्ट क्यों करेंगे या उनको फॉलो क्यों करेंगे, उनको ट्रस्ट क्यों करेंगे? अगर मैं वो एक्स फैक्टर लीडर्स में ले आऊं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना, और उनका इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो इससे ऊपर क्या होगा? Yes. So you are making corporate sector employees to a celebrity. Yes, I want to. That's my mission. Thank you for understanding it. That's great. Okay. So प्रीति, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची? How you become a celebrity? आप सेलिब्रिटी कैसे बने? आपकी लाइफ में ये इतना सब आपने मुकाम कैसे हासिल किया कि आप
और आपके टीनेज बड़ी के बारे में भी हम थोड़ा वो जानना चाहेंगे। तो प्लीज थोड़ा बताइए। आपने टीनेज बड़ी बोला तो सबसे पहले वो बताना चाहूंगी कि आई जस्ट कंप्लीटेड माय स्कूल, 12th किया ही था। हमारा कॉमन ग्रुप था फ्रेंड्स का, और मेरी एक फ्रेंड थी जिनके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड थे एंड दे हैड अ रिलेशनशिप ओनली फॉर 3 months एंड वी आर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ। 30 साल हो गए हमें, और वो 3 महीने शायद हमें मिलाने के लिए मिले, और हम बहुत टाइम तक फ्रेंड्स रहे। And then it was like obvious that we want to spend our whole life together. और तब से हर चीज के लिए सपोर्ट मिला है। That's great. And like आपकी लाइफ जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची? Okay, so 10-11 साल IT में जॉब करी, और वहाँ पे ही मुझे रियलाइज हो गया कि I am not meant to be here and I'm born to do something different. और उस मिशन के लिए, उस पर्पस के लिए प्रिपेयर किया, अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर किया। और मुझे जैसे लगता है ये कोचिंग प्रोफेशन है या ट्रेनिंग प्रोफेशन है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस इन सम लाइफ, ना? आप किसी की लाइफ कैसे टच करते हैं, आप इस प्लेनेट पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ना? तो जब आपके अंदर एक पैशन होता है, पर्पस होता है, बिकॉज आई बिलीव there is no joy greater than making a difference in some life. उससे ऊपर कोई खुशी है, उससे ऊपर कुछ है? कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ना? ए दिल जी ले तू जमाने के लिए। तो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ इस बात में। और दूसरा, जब आप अपने आप को हमेशा कोच करते रहते हो, अपने आप को जीना सिखाते हैं। Of course I want to, and that's one part of my profession. उनको प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज्यादा सिखाती हूँ। Yes, दोनों यही मेरा यूनिक वो है कि दोनों में से एक चीज को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। क्या डिफिकल्टीज आई आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुंचने में? बहुत सारी आई। एक IT प्रोफेशनल को जब ट्रेनर कोच बना दोगे, उसको ना ही वो सर्टिफिकेशंस हैं, ना ही वो एक्सपीरियंस हैं। सो इनिशियल बहुत सारे सेटबैक्स, फेलियर्स, रिजेक्शन, सब कुछ देखा। कोई काम करने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं था, कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर भी पता नहीं, मैंने कभी भी, आई नेवर लुक बैक, आई जस्ट रिस्पेक्टेड माई डिसीजन कि मैंने एक डिसीजन लिया है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। और वो एक शेर याद आया, अर्ज करूं? बिल्कुल बताइए। कहते हैं, कर्म अच्छे हो तो किस्मत आपकी दासी है। कर्म अच्छे हो तो किस्मत आपकी दासी है। नियत अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है। अरे वाह। तो नियत भी अच्छी थी, कर्म भी अच्छे करने का जुनून था, स्पिरिट टू सर्व। तो एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती रही। पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी DM में, दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन में, और फ्रॉम स्ट्रेस टू स्ट्रीमलाइन लाइफ का प्रोग्राम किया। और आज तक उसमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे क्लाइंट हैं। दिस हैपेंड 9 years बैक अराउंड, और आज तक मैं उन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, और वो इम्पैक्ट वो आज तक याद रखते हैं। That is why. And बेस्ट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे MNCs के साथ काम किया, फ्रॉम BMW टू Infosys टू Sanofi टू Vivo टू Cisco। आप जिस MNC का नाम लिया उसमें आपने काम किया। उनके सर्विसेज दिए, या ट्रेनिंग या कोचिंग। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू गेट सच ग्रेट वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड आई कुड परस्यू। बहुत अच्छा लगता है। सो प्रीति, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल्स के लिए, और लाइक क्या ये एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे एम्प्लॉइज के अंदर या कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जो जिस चीज को आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जैसे मैं देखती हूँ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को, मुझे ऐसा लगता है, आप सोचो एक सोना है और वो पीतल की तरह दिख रहा है। मीन्स अ पर्सन हैज ऑल द पोटेंशियल, उनके पास सब लीडरशिप एबिलिटीज हैं, पर he does not come across as a leader. People don't see him as a leader. उनके पास सब क्वालिटीज हैं, पर वो शोकेस नहीं कर पाते अपने लीडरशिप स्किल्स को। कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कई बार उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं। अगर एक पीतल को सोने की तरह दिखाया जाए तो बेटर इम्पैक्ट होगा, बेटर इंस्पिरेशन क्रिएट होगी, और वो एक बहुत
तरीके तो से आप पीतल को सोने में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। या सोने एक्चुअली पीतल को कैसे सोने की तरह आप दिखा सकते हैं, और पहले आप सोना बनेंगे तभी तो सोने की तरह दिखा पाएंगे। बिल्कुल। तो वो कैसे पर होगा? चढ़नी तो बहुत जरूरी है ना, एक लेयर आनी बहुत जरूरी है। यस यस। Right. और अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स मिले HBS के ब्लॉग पे, हार्वर्ड के ब्लॉग पे, कि सिर्फ 7% एग्जीक्यूटिव्स में एक्चुअली सेलिब्रिटी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस होती है, 93% में नहीं होती। तो कितना काम करने की जरूरत है इस चीज पे, और चाहते कितने हैं? अगर हम टॉप 3 एट्रीब्यूट्स की बात करें, उसमें से नंबर 1 क्या है? एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। हर लीडर चाहता है, पर रुक जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप वो डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली स्काई इज द लिमिट फॉर यू। डेफिनेटली। मैं जानना चाहूंगा कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये चीज अपने अंदर कब महसूस करी कि मैं आई एम द वन, मैं वो इंसान हूँ जो मैं लोगों को चेंज कर सकती हूँ। वो आपने अपने अंदर कब देखा कि लाइक और आई विल बी अगेन वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैं हूँ वैसे ही जवाब देना चाहूंगी। कहते हैं आप वो चीज पढ़ाइए जिसको सीखने के लिए आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया हो। ओके, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया है तो आपको पता है वो कितने पेन्स आप फील करते हैं। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और मैं बहुत साल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, लिमिट किया कि मेरे अंदर वो प्रेजेंस नहीं है ना, और बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस के साथ रही। और फिर एक एक करके लिमिटेशंस को ब्रेक करना स्टार्ट किया, अपने बैरियर्स को ब्रेक करना स्टार्ट किया। और एक टाइम आया कि मुझे कहीं खड़ा कर दो किसी भी तरीके के ऑडियंस के सामने। पहले होता था हाँ 20 लोग 50 लोग, आज 5000 लोगों के सामने खड़ा कर दो। आई हैव नो fears, no insecurities, nothing at all. तो कैसे आपके अंदर कैसे आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। लाइक ऐसे आपने क्या किया अपनी लाइफ में कि आपने अपना वो डर ही निकाल दिया? वो डर नहीं मतलब कि लोगों के अंदर, जैसे कि मैं हूँ और मैं अभी मेरे को 5 लोगों की क्लास में बिठा दो और मेरे को वहाँ पे कुछ स्पीच देनी है, मैं करता रह जाऊंगा। तो वो डर कैसे निकाला आपने अपने अंदर का, और दूसरों के अंदर के दूसरों का डर आप कैसे निकालते हैं? वो थोड़ा सा बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर। एक शेर फिर से अर्ज करो। शेर के जरिए प्रीति जी हमें आंसर बताइए। जी। डर सबसे बड़ा वायरस है, डर सबसे बड़ा वायरस है, और हिम्मत सबसे बड़ी वैक्सीन है। अरे वाह ना, वो डर का एंटीडोट क्या है? हिम्मत। वो करेज को कैसे रिप्लेस करें, करेज से कैसे रिप्लेस करें फियर को। अब हमें लगता है हमें फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है या फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड है। एक्चुअली क्या फियर है? क्या लोग आप पे हंस देंगे? क्या लोग आपको एम्बैरेस कर देंगे? क्या एग्जैक्टली है? जब हम उस रूट तक पहुंच जाते हैं, जड़ तक पहुंच जाते हैं और उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, और वो जब मैं अपनी जड़ पे पहुंची तो मैंने उसको जड़ से उखाड़ दिया, है ना। फियर ऑफ गेटिंग एम्बैरेस्ड, फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। और वो एक कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। अल्टीमेटली क्या रोकता है हमें? लोग। फियर ऑफ जजमेंट, है ना। और हम कितना लोगों को जज करते हैं, पर जब हमें लोग जज करते हैं, हम उनको जज करते हैं हमें जज करने के लिए, है ना। तो जब उस फियर से हम निकल जाते हैं कि मैं वही करूंगा, इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग पीपल। तो इम्प्रेशन क्रिएट करने में लगे रहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, है ना। लोग, मैंने देखा है कि लोग डरते हैं कि रंग का भेद है, जातिवाद का भेद है, बहुत सारे भेद हैं। मेरे को हिंदी नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तो इसकी वजह से आई थिंक लोग अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। जितना वो अंदर से है वो दिखा नहीं पाते, लोग अपने इमेजिनेशन में घूमने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि मैं हूँ और मैं अगर मुझे पता है कि मैं वो चीज कर सकता हूँ, लेकिन एक डर है जो मुझे रोकता है, ठीक है। अब मैं अपने इमेजिनेशन के अंदर अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन वर्ल्ड बना लूंगा, मैं उसे घूमता रहूंगा और मैं वहां का राजा बन जाऊंगा। लेकिन व्हाट यू आर डूइंग कि आप उस राजा को सामने लेके आ रहे हैं। यस, फेस इट, ना, फेस योर फियर्स। कि प्रॉब्लम्स को बकेट लिस्ट में भर के ना रखें। बिल्कुल, है ना। जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे तब तक हम उसको। आपने और एक बहुत अच्छी बात करी, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। कितने लोग अपने आप को क्यों रोकते हैं? दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, है ना। और इंग्लिश क्या है? इज इट अ माइंडसेट इशू? इट इज अ स्किल, इट इज अ लर्नेबल स्किल, है ना। आपने हिंदी भी तो सीखी है ना, आपने कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती है वो सीखी है, तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? लोगों को लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ना अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम
नीचे तक आ गए हैं, हमको कोई पूछेगा नहीं। आज भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब बिहार में और काफी जगह पे लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, राइट। अब वो बच्चे यहाँ पे दिल्ली में या मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि हमसे तो कोई ढंग से बात नहीं करेगा, हमें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉर्पोरेट्स में, आपको मालूम हो? डेफिनेटली पड़ता है। लोग इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, पर क्या आप अपने आप को उसकी वजह से रोक देते हैं नहीं। या आप उस पे काम करना चाहते हैं? देखिए, आपको ये अवेयरनेस हो गई कि मुझे नहीं आती, ईदर यू एक्सेप्ट इट दैट दिस इज द वे आई एम, है ना। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। दूसरा, आप उसको चेंज कीजिए, आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस स्किल, है ना, और मैं एक स्किल की तरह उसे देखूंगा, जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना अच्छा करूंगा। पर लोग कहाँ रुकते हैं? लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। मैं कहती हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से सीख रहे हैं आप? कई बार आप कोच के साथ सीखते हैं, आप मेंटरिंग कर लेते हैं, या फिर आप किसी ऐप से सीखते हैं, बट आप सीखना चाहते हैं कि नहीं, डेडिकेटेड पाथ होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, डेडिकेशन। अगर भटकते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी, राइट। सो प्रीति, आपको आज तक किसी की प्रेजेंस इतनी अच्छी लगी है आपसे ज्यादा बेहतर? बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। ओके, किन्हीं के नाम? जैसे टोनी रॉबिन्स इज वन ऑफ माय रोल मॉडल्स, और मैं उनको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। जिस तरीके से वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस पावर से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, आई वुड लव टू get that skill, get those strategies, whatever it is required, those traits, those competencies. और उनसे हमेशा से सीखती आ रही हूँ और भी सीखना चाहूंगी। कभी आपने अपने आप को डिमोटिवेट किया इस काम के लिए कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, मैंने क्या किया, क्या मैं ये कहाँ तक पहुँची? ये इट्स नॉट अबाउट डिमोटिवेशन। बहुत बार डाउट किया, बहुत बार सोचा कि am I doing the right thing, have I chosen the right path, will I able to give justice to this, क्या मैं इसको पूरी तरह से जस्टिस दे पाऊंगी, क्योंकि आसान नहीं है। और उसको हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीजें करी, हमेशा करती आई हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि वो डाउट्स आएंगे। फेलियर्स आपकी लाइफ में? बहुत सारे फेलियर्स हैं, टॉप 10 टॉप 3 बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट आते आते जब चली जाती हैं, वो एक तरीके का फेलियर हो जाता है। कभी वो आपको एक्सपीरियंस की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, कभी आपको क्वालिफिकेशन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने मुझसे सब कुछ ओके वाओ व्हाट अ प्रोफाइल, ना व्हाट एन एक्सपीरियंस, और कहा आप ICF सर्टिफाइड कोच हो, और मैंने कहा सॉरी आई एम नॉट एन ICF सर्टिफाइड कोच। उस दिन मुझे एक बार तो इट वाज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। फिर मुझे लगा ये मेरे साथ क्यों हुआ। यूनिवर्स से एक मैसेज है that you need to become an ICF certified coach, and it took me around almost 2 years now, and I became an ICF certified coach. You took it in a different perspective. कुछ कोई और रहता तो यार छोड़ो, अब दूसरा लाइन पकड़ते हैं, हमसे होगा ही नहीं। Definitely. PCC, professional. What is PCC? So professional certified coach from International Coach Federation USA. बहुत टफ था, one or two. हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों ने मतलब हर साल आप सोचो हजारों कोच ट्राई करते हैं और बनते हैं not even 100. Okay. तो उनमें से मैं एक हूँ, so I feel great about this achievement. Thanks. Sitting next to me. So प्रीति, आज तक कोई ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा कोई पर्सन जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस आपने डेवलप करी हो, मदद करी हो उसकी डेवलप करने में, मैं जानना कोई सबसे इंटरेस्टिंग आपका क्लाइंट या आपका कोई पर्सन जी, उसको स्टोरी। एक दो वो आ रहे हैं एग्जांपल्स इमीडिएटली, जहाँ जिनको मैं कोच करके बहुत ही मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो इम्पैक्ट आपको दिखा, इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा। एक IIT-IIM क्लाइंट है और वो उनकी स्पीकिंग एज सच बहुत अच्छी, और उनको एक नेशनल लेवल पे एक फोरम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और उन्होंने उनका एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ जो कई चैनल्स पे फ्लोट हुआ, और मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस में काफी कमी है। ओके, ही कुड हैव डन मच बेटर, एंड यू नो आई हैड द करेज टू मैसेज हिम। मैंने उनको लिखा कि मैंने कहा आप इफ यू ट्रस्ट मी एज अ कोच, मैं आपको इस पे कुछ टिप्स देना चाहूंगी। और उन्होंने मुझे मैं आई वाज रेडी टू बी रिजेक्टेड, हो सकता है मुझे वो कहे कि मैं आप कौन होते हो मुझे सिखाने वाले, बट शायद वो IIT-IIM से वो एक बहुत सीकर, एक लर्नर थे। उन्होंने
जूम पे मुझे टाइम दिया और मैंने उनको उन्हीं का वीडियो दिखाया और बहुत सारी चीज़ें कि आप अपने आप को कैसे रिलेट कर रहे हो, ऑडियंस को कैसे रिलेट कर रहे हो, आप जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हो ना, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू बिलीविंग, एंड देन ही जस्ट ओपनड अप. I said, this is not coming in your video, the way you're sharing now. And within, I think within less than 20 minutes, he had a different executive presence. And he saw that impact, he gave me a written testimonial और उन्होंने मुझे बहुत सारे referrals दिए. और अगर सोचो मैंने वो मैसेज नहीं किया होता तो मैं कितना बिजनेस लूज करती. एग्जैक्टली. और एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आई. एक जने का मेरे पास फोन आया, मेरी फ्रेंड का, प्रीति तेरा नंबर दिया किसी को. अच्छा किसको? वो ना एल्कोहलिक है और चेन स्मोकर है, एक एनआरआई लेडी है, एनआरआई है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, उनकी डॉटर उनको हेट करती है. मुझे लगा ये शोले की डिस्क्रिप्शन हो रही है, मौसी बस यही है. ओके. एंड मैंने तेरा नंबर दे दिया उसको ना, आपको एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस पे कोचिंग करनी है. And I was like, am I judging this person? Have I right? कोच किया? हाँ exactly. सोचो मुझे एक बार ऐसा लगा कि क्यों दे दिया मेरा नंबर, मुझे ये एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए. हाँ एक्चुअली मैंने जज किया और फिर मुझे like going back to my ethics as a coach कि I have no right to judge anyone. और हो सकता है इस फ्रेंड का परसेप्शन हो सकता है ये रियलिटी ना हो. और जब मैं उनसे मिली और उनको वो मौका दिया कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव शेप्ड इनटू दिस पर्सन, और जो उनमें चेंज आया क्योंकि उनको किसी ने कभी सुना ही नहीं. When you really listen to somebody, their story, their journey, and with a very empathetic attitude, ना spirit से आप सुनते हो किसी को, आधी ट्रांसफॉर्मेशन तो वही हो जाती है. और उन्होंने अगेन मुझे बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल दिया, बहुत सारे चेंजेस मैं उनमें ला पाई. मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब करते हैं, सबके पीछे वो मजे वाला कारण नहीं रहता है. उनकी लाइफ के पीछे उनके अंदर मतलब एक दर्द या एक पेन होता है जो किसी को बता सकते भी नहीं है और कोई उनको सुनना चाहता भी नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है, तो इसीलिए उस चीज का सहारा लेते हैं. वो छुपना चाहते हैं, बस बहुत सही बात बोली. वो छुपना चाहते हैं और अपने आप को कहीं प्रेजेंट नहीं करना चाहते किसी वो. जैसे कि बहुत सारे लोग मैंने देखे कि अच्छी खासी लाइफ होते हैं, अल्कोहलिक बन जाते हैं, फिर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं. लेकिन उनकी जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव ऐसे आए कि एक इतना बेहतरीन आदमी इस हद तक गिर गया तो उसने अपने आप से उम्मीदें छोड़ दी. तो आई थिंक वो चीज लोग समझे तो काफी चेंज आ सकता है कि हर किसी के पीछे आशिकी नहीं होती. क्या उनकी स्टोरी है. और हम लोगों के भी मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे. मैंने भी ऐसे मैंने सुना है किसी को, तभी मैंने बताया कि हर किसी के पीछे वो सेम स्टोरी नहीं होती. इट्स और जो चीज हम सोच भी नहीं सकते वो लोग वो चीज झेल के बैठे हैं. एग्जैक्टली. इतना कंपैशन होता है ना ऐसे जने के लिए कि हम तो जो सोच भी नहीं सकते और वो झेल चुके. तो जजिंग on the basis of that he is drinking and or she is drinking, it's totally wrong. Exactly. पहले सुनो उनको, उनकी लाइफ में क्या चला. तो वही चीज आप कर रहे हैं, आपने सुना उनको. जब आपने सुना तो उन्होंने भी अपना बताया आपको, क्योंकि कोई सुनने वाला था ही नहीं. That's a very good job, Preeti, that you have done. Thank you so much. So Preeti, आप for example मैं I'm Venkatesh Bharti. आप किसी इंसान या मेरे अंदर कैसे पता लगाएंगे कि इसको यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी है? वो मतलब वो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स कैसे बनाते हैं कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर? मतलब होता है ना एक स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट होगा आपके दिमाग में कि वो कैसे करते हैं. मतलब एक तो सबसे पहले मैं अपने आप को कैसे रिलेट करती हूँ कि एज अ वेरी इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स माय कोर आइडेंटिटी. तो मैं वहां से ऑपरेट करती हूँ. तो कोई टेम्पलेट नहीं कि आई एम लाइक अ क्ले, है ना, और मैं अपने आप को अपने क्लाइंट के हिसाब से मोल्ड कर लूंगी, है ना. मैं जो देना चाहती हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे क्लाइंट को क्या जरूरत है वो इम्पोर्टेंट है. तो जब हम इस तरीके से क्लाइंट से मिलते हैं, लाइक यू मीट योर क्लाइंट इन देयर वर्ल्ड, तो हम एक अलग तरीके से क्लाइंट को समझ पाते हैं. आप उनको सुनते अलग तरीके से हो, ऑब्जर्व अलग तरीके से करते हो, उनकी एनर्जी को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हो. ये तो हो गई इंट्यूटिव एबिलिटीज और द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज दैट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस.
दूसरी चीज आती है, कुछ टेस्ट होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या क्या टेस्ट किसके लिए वर्क करेगा, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, समझ में आ जाता है। और कई टेस्ट बहुत लंबे होते हैं, वो कई क्लाइंट्स के लिए नहीं। फिर कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कई क्लाइंट्स खुद ही बिल्कुल क्लियर आते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे जब बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन होती है, रात को नींद ही नहीं आती, अगले दिन मुझे बोर्ड रूम प्रेजेंटेशन देनी है, या मेरे किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर के साथ मेरी मीटिंग है, या मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, तो नहीं नींद आती, मुझे बहुत मुश्किल आती है। जब मुझे इंटरनल कस्टमर को देनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे वो चीज समझनी है कि इंटरनल कस्टमर के साथ जो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं उसका सोर्स क्या है। अगर वही सोर्स हम एक्सटर्नल कस्टमर के साथ यूज कर लेंगे तो वही एक्सेलेंस रेप्लिकेट हो जाएगी, है ना। तो हम जितना क्लोजली अपने क्लाइंट को समझते हैं, तो मेरा पूरा फोकस रहता है क्लाइंट को समझना और क्लाइंट के साथ उनकी एक गोल शीट क्रिएट करना। जब तक वो ओके नहीं कहते तब तक हम उस गोल शीट पे काम करते हैं। एक हो गया ओवरऑल गोल उस पूरे इंटरवेंशन का, और एक सेशन बाय सेशन गोल, हर सेशन में आप क्या अचीव करेंगे, वो क्लैरिटी आ जाती है तो काम इजी हो जाता है। ओके, सो प्रीति, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, लाइक जितने भी आप क्लाइंट्स अभी आप लाइक प्रोफेशनल्स हैं, राइट, सारे अपने प्रोफेशनल्स लोगों को, जो एम्प्लॉयज हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को, क्या उनकी पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है? ऑफ कोर्स। तो वो किस हद तक करता है? मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको किसी ने आके बोला होगी मेरी प्रोफेशनल से लेके मेरी पर्सनल लाइफ तक चेंज हो गई थैंक्स टू यू प्रीति, तो एक ऐसा मोमेंट। हाँ जी, तो मैं ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, और क्यों करता है ये भी। आप देखिए, कोई भी बिलीफ जो आप अपने लिए बनाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ, इस तरीके से नहीं कर सकता, ये काम कर सकता हूँ, वो आपकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करता। लाइक हम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें, राइट, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस की बात करें, आपकी जब अपने बच्चे के साथ प्रेजेंस चेंज हो जाती है, आप बच्चे को अलग तरीके से सुनते हैं, तो हो जाता है ना इम्पैक्ट। अभी 3-4 दिन पहले विमेन साइंटिस्ट का मैसेज आया, एंड आई फेल्ट सो गुड कि उनके साथ मैंने एक वर्क लाइफ बैलेंस का प्रोग्राम किया, एंड आई put a lot of focus on how much you have to work out, how you need to create this habit of exercising. और मुझे नहीं था कि मैं ये बोल रही हूँ तो किसी पे इतना इम्पैक्ट आएगा। उन्होंने अपनी बिफोर पिक्स और आफ्टर पिक्स भेजी कि 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, और उसमें जो उन्होंने कहते, जिस दिन मैंने आपका प्रोग्राम अटेंड किया ना, उस दिन मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और 10 किलो मैंने लूज किया। और हाँ, सोचो, आपको पता भी नहीं होता कि कौन सा आपका पार्टिसिपेंट आपकी अपनी लाइफ में क्या चेंज कर रहा है। एक और ऐसा चीज हुई, मैं इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस पे मैं प्रोग्राम मैंने किया कि हाउ यू क्रिएट बेटर रिलेशनशिप्स, और बिल्कुल प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए था। और उस बंदी का डिवोर्स फाइल हो चुका था, और वो डिवोर्स रुक गया। उसको वो अपने पैटर्न्स दिख गए कि ये जो मैं प्रोफेशनली गड़बड़ कर रही हूँ वही चीजें मेरी पर्सनल लाइफ में खराब हो रही है। वो जब अपने आप को अलग तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हो, और जब आपको पता चलता है कि आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया, सोचो, आपको लगता है ना कि यूनिवर्स ने आपको एज अ चैनल चूज किया, यू फील सो ब्लेस्ड। अब डिसीजंस कैसे लेते हैं? आई थिंक लाइफ के डिफिकल्ट डिसीजंस आपको अगर लेने हो तो हाउ you will do that? मुझे लगता है सारे डिसीजंस हमारी जो क्लैरिटी है अपनी वैल्यू सिस्टम की, वहां से आते हैं, ठीक है। लाइक आपको ये डिसीजन लेना है, लाइक आई एम सपोज टू ट्रैवल फॉर अ मंथ, ठीक है, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं 1 महीना अपने घर को, बच्चों को छोड़ती हूँ, बहुत सारी चीजें निग्लेक्ट होंगी। हो सकता है वो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ दूं और बाद में रिग्रेट करूं। अब मेरी क्या वैल्यू है? इज इट माई पर्सनल लाइफ ना इज मोर इम्पोर्टेंट? तो मैं सारे डिसीजंस की क्या मेरी वैल्यू है, किसको मुझे ऑनर करना है, किस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किस पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जब वो क्लैरिटी होती है, वो अवेयरनेस होती है, तो डिसीजंस आसान रहते हैं। और वो क्लैरिटी कूट के है, क्योंकि मैं वही क्लैरिटी लोगों की हेल्प करती हूँ लाने में। तो मतलब लाइफ के मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन आपने ऐसा कोई एक डिसीजन? जैसे वो जब मैं जॉब छोड़ चुकी थी, विद इन 2 hours ऑफ पुटिंग माय रेजिग्नेशन, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द असिस्टेंट ऑफ माय CEO
कि प्रीति आपसे मिलना चाहते हैं, और उन्होंने जो मुझे ऑफर दिया वो ऑफर ऐसा था, छोड़ने वाला नहीं था। और उस टाइम वो डिसीजन कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं एक फ्लेक्सिबल जॉब में रहूं, मेरी बेटी तब अराउंड 2.5 years की थी, नॉट इवन 3 years, उसको टाइम दूं, वो इतना क्लियर था। उन्होंने मुझे बार बार बोला, प्रीति टाइम लो, नो नहीं बोलो, टाइम लो, अभी नो नहीं बोलो। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस ऑफर, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस नाउ सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था ना मैं क्यों डिसीजन ले रही हूँ। वैल्यू मालूम है ना, वैल्यू मालूम थी, वो कुछ भी नहीं था आपके तरीके से। हाँ एग्जैक्टली। और उसमें 10 दिन इंटरनेशनल ट्रैवल था। मैंने कहा अगर 10 दिन में अपने बच्चे को छोड़ूंगी मैं तो आई लूज माय चिल्ड्रन। मैं तो जाता अगेन आपका उस टाइम वैल्यू क्या है ना, उस फेज ऑफ लाइफ में क्या वैल्यू है, उस टाइम वो चीज आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। यस एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली। और एक फ्लेक्सिबल जॉब जिसमें मैं अपने पैशन को भी परस्यू कर सकूं और अपने बच्चों को भी देख सकूं। ओके, तो जैसा कि हमने आपके ऊपर थोड़ी R&D करी थी, स्टॉक किया था, तो हमें पता चला कि आप पॉश ट्रेनर भी हैं, तो उससे आपकी जो ये एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस वाली चीज है उस पे कुछ इम्पैक्ट आता है नहीं? और पॉश होता क्या है, मैं अपने ऑडियंस को तो बताना चाहूंगा। हाँ जी, तो पॉश का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस। बहुत सारी चीजों को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का नाम देते हैं ना। इवन सोचो अगर आपके फोन में कुछ पोर्नोग्राफिक कुछ दिख गया और एक साथ में बंदी है और उसने आपकी कंप्लेंट कर दी कि इसने मुझे सेक्सुअली हैरेस किया क्योंकि मेरे सामने क्यों देखा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए आपको लगेगा छोटी सी चीज है, मुझे तो पता भी नहीं था क्या खुल रहा है, बट उस पे इम्पैक्ट आया ना। तो एज अ ट्रेनर आपको बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है जिसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। आपको इनहिबिशंस अपने उनको एक तरीके से शेड करना पड़ता है, राइट। तो यू बिकम अ न्यू पर्सन ना व्हाइल creating content for such sessions, और आप उनको डिलीवर करते करते तो जितना आपके अंदर करेज डेवलप होता है तो आप वो करेज को बहुत तरीकों से अपने कोचिंग में यूज कर पाते हो ना। करेज टू गिव ऑथेंटिक फीडबैक। कई बार हम क्या करते हैं, होल्ड बैक करते हैं। आपको पता है आपके क्लाइंट को जरूरत है इस फीडबैक की, उस फीडबैक से उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है, पर वो आप दे नहीं पा रहे होते हो। मुझे एज अ पॉश ट्रेनर मेरे अंदर कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, इनहिबिशन नहीं है, आई एम फुली सेल्फ एक्सप्रेस्ड। कुछ डिफिकल्टीज आती हैं लोगों को वो चीजें एक्सप्रेस करने में, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी भी जहाँ पे लोग जॉब करते हैं वहाँ पर थोड़ा लोग बाउंडेड रहते हैं, राइट, कि हम ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। HR पॉलिसीज होती है वहाँ पे, तो जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं इस सब चीजों की, तो वो लोग सुनते हैं या दे आर लाइक कि हाँ ये क्या हो रहा है। बिल्कुल दोनों तरीके के लोग होते हैं। सम पीपल आर लाइक ना हाउ कैन यू टॉक अबाउट सच थिंग्स ओपनली, ये टैबू है इंडिया में, खासकर पीरियड्स के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये नहीं आप बात कर सकते, या है ना आप इस तरीके के एग्जांपल्स कैसे दे सकते हो। आपको ये नहीं सोचना कि ऑडियंस रेजिस्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं। आपको जो आपका टॉपिक डिमांड करता है ना, जो लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है, क्या क्या चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, अगर आप वो नहीं बता पा रहे तो आपके एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस में कमी है ना खुद की, है ना। आपको अपने पर काम करना पड़ेगा ना। टॉप मतलब कि टॉप 3 या मतलब आपको लगता है कि जो मोस्टली सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्कप्लेस होती है, आपके हिसाब से कौन सी होती है? बहुत सारे बॉसेस की वो बॉस हैं इस चीज का एडवांटेज उठाते हैं, ओके। और कई बार बोलेंगे चलो कॉफी पीने चलो, है ना, इट स्टार्ट्स विद जस्ट अ कप ऑफ कॉफी, और उसके बाद वो देखते हैं कितनी रेडी है। तो क्योंकि वो बॉस हैं और आपका सबऑर्डिनेट आपको कॉफी के लिए मना नहीं करेगा, है ना, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट। Sometimes it can be love. Yes, of course there can be kind of attraction. How can a person can judge this? Like it's a love or it's like something wrong? More, है ना, right or wrong. अब मुझे ऐसा लगता है एक लेडी के अंदर एक सिक्स सेंस होती है, उसको क्या बोला जा रहा है वो ही नहीं सुन रही, उसको कैसी वाइब्रेशन मिल रही है, किस तरीके से बोला जा रहा है, उसको वो समझ में आता है। Like it's like how are you and how are you? Yes, है ना, तो बिल्कुल। So प्रीति, like आप एज एक पॉश ट्रेनर भी हैं, राइट, एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच भी हैं। इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स लड़कियों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है। Yes, you're right, देखा जाता है। नहीं देखना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है, बिल्कुल। क्यों?
I don't know, maybe the media is always objectifying women. We cannot say, हमारे कल्चर में ये है, हम women को जो रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं जी, वो नहीं. It is not important what they bring on the table. It is important to see them as a gender. वो चीज़ मुझे हमेशा वो लगती है कि आप ये देखो कि वो वैसे काम कर रही है कि नहीं जैसे एक बंदा काम कर रहा है. आपको उसके काम से मतलब होना चाहिए, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली. भेदभाव, बिल्कुल भेदभाव भी है और हमेशा उनको फूक के कदम रखना पड़ता है कि बॉस एक्सप्लॉइट ना करें. आप जैसे कि आपने काफी सारे लोगों को ट्रेन किया, लाइक 15,000 मोर देन 15,000 लोगों को आपने ट्रेन किया. ऐसा मतलब कि आपको लगता है कि लड़कियों को वो गट फीलिंग दिलवाना कि आपके लिए ये प्लेस सिक्योर है, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, कि आपने कभी वो चीज अपने एंड पे देखी कि हाँ कि लड़कियों के लिए यहाँ पर काम करना सही है या नहीं? अगर आपने कभी उनको आगाह किया हो कि नहीं आपको यहाँ काम नहीं करना चाहिए एज एन पोस्ट ट्रेनर, कि आपने, क्योंकि आप वहाँ पर जाकर ट्रेन करके आए और आपने भी वहाँ का एनवायरनमेंट देखा होगा, ऐसी कोई एक मेमोरी आपके दिमाग में हो? आप कुछ जगह आपको एंटर करते ही पता चल जाता है, इंटरैक्टिंग विद सम एग्जीक्यूटिव्स, कि आपको एक अलग तरीके से वो देख रहे हैं, जबकि आप तो एक एज अ विजिटर जा रहे हो, तो वो वहाँ के एम्प्लॉइज के साथ पता नहीं क्या करते हैं. यू हैव दैट क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली. 95% लगा होगा आपको? नहीं ऐसा नहीं, इतना कॉमन नहीं है. मे बी दे आर एबल टू मास्क देमसेल्फ, शायद वो मास्किंग अच्छे से कर लेते हैं, इतना नहीं पता चलता, बट कहीं जगह मुझे बहुत क्लियर वो चीज़ फील हुई है ना. और फिर मैं उन जगह अगर मुझे पोस्ट ट्रेनिंग का मौका मिलता है तो मैं इन्हीं की मैं उनका नाम लेके किसी ना किसी तरीके से वो मैसेज देती हूँ जरूर. I ensure that I get that message. यहाँ पे ठीक नहीं लगा. नहीं, it's not कि मेरे को ठीक नहीं लगा, it's कि आपके environment में I have observed like certain things which should be changed. वो मैं एक मैसेज देती हूँ ताकि उस बंदे को समझ में आ जाए कि ये acceptable behavior नहीं है, ये has to change. आपने कब सोचा कि पोस्ट ट्रेनर बनना जरूरी है या पोस्ट ट्रेनिंग के लिए बहुत जरूरी है? मुझे बहुत टाइम से लगता था कि मुझे ये सर्टिफिकेशन करना है. यू नीड टू बी अ सर्टिफाइड ट्रेनर. इट्स नॉट व्हाट यू लर्न एंड देन यू स्टार्ट टीचिंग. आपको एक सर्टिफिकेशन करना पड़ता है. और मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई और मुझे बोलना पड़ा कि मैं सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ. और मेरे अंदर बहुत सारे अप्रीहेंशंस थे कि ये सारी चीज़ें पब्लिकली बात करना, आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर दैट. और मैंने अपने आप को हमेशा रोका. और फिर एक टाइम आया, मैंने कहा कि मैं एक्चुअली विमेन के लिए क्या करना चाहती हूँ. उनके लिए अगर एक सेफ वर्क प्लेस क्रिएट हो सके, इससे ऊपर क्या बात हो सकती है ना. इफ आई एम एबल टू डू माई बिट टू क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस फॉर विमेन, ना व्हाई शुड आई होल्ड बैक? एज एन वुमन, आप एक औरत के पर्सपेक्टिव से आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि Why should women wait कि उनको men empower करेंगे या कोई और women empower करेगी? Usually women में सब कुछ होते वो अपने आप को disempower कर रही होती हैं. कैसे? कि मैं वर्किंग मदर हूँ तो आधे तो गिल्ट से ही मर जाते हैं कि मैंने बच्चे को छोड़ा, अब मैं ये कैसे करूँ, अब मैं ओवर टाइम कैसे करूँ, अब मैं ट्रैवल कैसे करूँ. तो हाँ, एक्सक्यूजेस नहीं कि वो अपने आप को रोकती हैं कि नो माय फैमिली इज माय प्रायोरिटी. ये चीज अगेन एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली. ना यू हैव टू ऑलवेज चूज ना, समटाइम्स एक्चुअली ना. Why only women have to choose? Yeah. Why? Yes. That's a question which men need to answer. क्यों? Why not always men? Like for example, I'm coming from very open-minded family. मैं अपना एग्जांपल छोड़ रहा हूँ, किसी और एग्जांपल लेते हैं. कोई गाँव देहात के एक ऐसे आते हैं, कोई शहरी लोग भी, आज शहरी लोगों का दिमाग भी इतना विकसित नहीं हुआ है. फॉर एग्जांपल कि अब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही वो चीज का स्टैंड लेना पड़ता है, लड़कों को भी लेना पड़ता है. बिल्कुल. लेकिन लड़के हारते नहीं है एक पॉइंट पे जाकर, लड़कियां हार जाती हैं. वो क्यों हारती हैं? उस आप कुछ बताना चाहेंगे मेरे ऑडियंस की? बिल्कुल. उनकी कंडीशनिंग एक तो शुरू से उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनकी जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है. ये उनको बार बार हर पॉइंट पे जैसे ही वो ग्रो करने की सोचती हैं, है ना, देन दे स्टॉप गिविंग देमसेल्फ द परमिशन to realize their dreams. Out of the box question मैं आपसे पूछना चाहूँगा. ठीक है. For example, एक लड़का जाता है रिश्ता लेकर किसी लड़की के पास, राइट?
अब लड़के से ही क्यों पूछा जाता है कि तू कितना कमाता है, तू कितना कमाता है, कितना बड़ा घर तेरा है, कौन सी नौकरी करता है, लड़की से क्यों पूछते? एग्जैक्टली, बिल्कुल क्यों नहीं पूछते? यही तो हमने डिफरेंसेस बना रखे हैं, है ना। जैसे लड़की का काम है किचन संभालना और लड़के का काम है ना कमाना, ऐसा क्यों है? तभी तो उसके दिमाग में ये आता है कि आई एम नॉट द ब्रेड अर्नर, सो दिस इज ऑप्शनल थिंग फॉर मी, बिल्कुल, है ना। वो जो ऑप्शनल चीज बना देते हैं ना जॉब को, तो वो अपने आप को सबसे बड़ा डिसएम्पावर कर रहे हैं किसी तरीके से। इतनी सारी लड़कियां आज भी नौकरी नहीं करती सिर्फ इसी चक्कर में। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है ना कि तुम्हारा रास्ता सिर्फ किचन तक है, तुम्हारा रास्ता सिर्फ घर की सफाई तक है, बच्चे पालने तक है, उससे आगे तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा पति कमाएगा। लेकिन मैं एक पर एज अ लड़का होके भी मैं सोचता हूँ कि पति ही क्यों कमाएगा? बिल्कुल, हाँ, क्या पता वो डिसीजन ले कि पति इधर बैठ कर संभालेगा, हाँ, और पत्नी कमाएगी, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, वो उनका म्यूचुअल डिसीजन है ना। लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इस बात को। ऐसी मूवीज बनी है क्योंकि सोसाइटी को दिखाना है ना कि और भी तरीका हो सकता है, पर आजकल चीजें बदल रही हैं। आप देखो कि विमेन कहाँ नहीं है, आपको पेट्रोल पंप क्या टोल पे भी दिखेंगी, चाहे वो चांद की बात हो, हर जगह, फ्रॉम लाइक ना बोर्डरूम टू बैटलफील्ड, आई से फ्रॉम बोर्डरूम टू बैटलफील्ड women are everywhere. It's no longer men's world. इस चीज को 100% हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट करेगी, इंडियन सोसाइटी आपके हिसाब से? मुझे लगता है बहुत माइल टू गो, बहुत टाइम लगेगा। आपने कुछ फेस किया अपनी लाइफ में ऐसा कुछ? मुझे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, पर क्योंकि कंडीशनिंग थी मेरी भी, मैंने भी एक इतने ऐसे पाथ पे आके, ऐसी जगह पे आके छोड़ी जॉब कि मुझे लगा नहीं, आई नीड टू प्रायोरिटाइज माय किड्स, है ना। अगर मैंने फॉलो किया होता तो बहुत कुछ चीजें की होती, सैक्रिफाइसेस किए। नाउ माय डॉटर सेज मम्मा गो एंड नाउ जॉइन योर जॉब अगेन, व्हाई डिड यू लूज योर जॉब बिकॉज़ ऑफ मी। आई सेड इट वाज माय कॉन्शियस डिसीजन, मैंने सोच समझ के एक डिसीजन लिया और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मुझे पता था मैं क्यों डिसीजन ले रही हूँ। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सेम चीज आप अपनी बेटी के लिए भी कहेंगे कि अगर लाइफ में अगर उनके कोई बेबी होता है तो वो भी ये सेम डिसीजन ले या नहीं ले? बिल्कुल नहीं ले। Okay, so you regret it? Yeah, no, I don't regret it. But those were my priorities. क्योंकि वो मेरा वैल्यू सिस्टम था, उसमें अपना वैल्यू सिस्टम उस पे कैसे फोर्स कर सकती हूँ ना, वो डिसाइड करेगी ना उसकी प्रायोरिटी क्या है। क्या पता हो क्या मुझे बच्चे नहीं चाहिए, I'll respect that decision. क्या पता हो क्या मैं शादी नहीं करूँगी, I'll respect that decision. So I am a very broad-minded mother. वो कहे मुझे live in relationship करना है, that's your decision. You need to own it. हम कौन हैं आपके decisions लेने वाले? सोसाइटी को इसे समझनी चाहिए। मैं तो who are we? वो एक लाइफ है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को बिलोंग करती है, ना कि आपको, कि अगर आप उसके पेरेंट हो तो आप उनको ओन करोगे। आई डोंट बिलीव इन बीइंग सच अ पेरेंट। प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। बिल्कुल, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑफिस का कल्चर भी कुछ ऐसे ही रहता है। ऑफिस का कल्चर भी यही आप देखोगे कि कितने बॉसेस डोमिनेट करते हैं फीमेल एम्प्लॉइज को, है ना। दे वांट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैवल विद देम। ऐसी बहुत चीजें आपको पता है कॉर्पोरेट में होती है, बहुत कॉमन है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, मैं जिस कॉर्पोरेट में काम किया इट वाज लाइक माय सेकंड होम। बहुत अच्छे बॉसेस थे, बहुत सपोर्टिव, कभी भी ऐसा फील नहीं कराया, एंड आई एम स्टिल इन टच विद मोस्ट ऑफ देम टिल डेट, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा फील कराया ही नहीं। पर ऐसा नहीं है, मैं तो अब इतनी कंपनीज में जा चुकी हूँ, हाँ, कि ये चीजें बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। सो प्रीति, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वुमेन्स को कैसे इंस्पायर करते हैं? अपने नजरिया, आपका कोई नजरिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के कि मैं उनको क्या इंस्पिरेशन दे सकती हूँ? शेर ठीक है। मैं कहना चाहूंगी थ्रू दिस फ्यू लाइन्स जी, तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां गिनाने के लिए लोग हैं ना, अगर बढ़ाना है कदम तो आगे बढ़ा, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, अगर प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। क्या कहने, बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया। सो प्रीति जी, शेरो शायरी तो आपने बहुत बढ़िया करी, हमें बहुत मजा आया वो सुन के। मैं जानना चाहूंगा, आप मिसेस इंडिया रह चुके हैं 2017 में, तो उसका एक्सपीरियंस आपके एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच पे पड़ता है या कुछ इम्पैक्ट, कि आपको वहां से कुछ किक मिली या कोई बूस्ट अप मिला कि आप यहाँ तक आ गए हैं? बिल्कुल, बहुत। आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और वो कैसे,
मुझे आता नहीं था। स्टेज पे रैंप पे आपको एक वॉक करनी पड़ती है ना, कैट वॉक करनी पड़ती है, और उसके लिए मुझे जो बैरियर्स ब्रेक करने पड़े। और उमराव जान होटल है ये दिल्ली गुड़गांव उस पे बॉर्डर पे, और वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम था। जो एक्सपोजर मिला, जो ट्रेनिंग्स मिली, जो ग्रूमिंग हुई, वो मेरे साथ एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग रहेगा। और उससे मेरी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस ना बहुत डीपली इम्पैक्ट हुई। ड्रीम लाइफ। यस, आई डिडंट नो हाउ टू फेस अ कैमरा ना, आई कुड फेस एन ऑडियंस, बट वो कैमरा को फेस करना का जो स्किल था वो मैंने वहीं जाके सीखा। आंखें खोल के कैमरा फेस करना नहीं आता था, क्योंकि इतने सारे जब आपके ऊपर कैमरा पड़ते हैं तो आप आंखें आपकी बंद हो जाती हैं। तो वो स्किल भी वहीं पर जाके सीखा मैंने। ऐसी छोटी छोटी चीजें, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू सिट, हाउ यू स्टैंड, ऑल दीज थिंग्स। एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही उसका जो स्टैंडर्ड था, क्योंकि दैट वाज द ऑफिशियल ब्यूटी पेजेंट फॉर मिसेस यूनिवर्स। तो वो लोकल ब्यूटी पेजेंट नहीं था मिसेस इंडिया का, एक्चुअल वाला था। तो वो जिस तरीके से हर चीज एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट होते हो आप, जिस तरीके की ज्यूरी होती है, द क्लास अपार्ट। तो वो एक्सपोजर, वो एक्सपीरियंस ना, lifetime achievement. It's a lifetime yeah, it will stay with me forever. Definitely. So एक रैपिड राउंड हम खेलना चाहेंगे आपके साथ प्रीति। So इसके अंदर रैपिड राउंड में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ पूछे जाएंगे, आपको विद इन 10 सेकंड में उसका आंसर देना। ठीक है। Shall we start? Yes. Are you ready? Yes. Okay. So first question like कि challenges आपकी लाइफ में क्या क्या फेस हुए? बहुत सारे, एक नया डिसीजन था, एक नई इंडस्ट्री में जाना, और मैरिंग माय टीनेज बडी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, और सेकंड बेबी के लिए अपने हस्बैंड को कन्विंस करना। दीज वर 3 challenges. Strength suggestion for business people. Just be confident about the decision that you're taking, honor your decision and do whatever it takes. जो भी उसके लिए बन पड़ता है वो आपको करना है, रुकना नहीं है। Perseverance, persistence. Okay. Self doubt. सेल्फ डाउट कैसे हैंडल करें? आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको फैक्ट से अलग करना पड़ता है, और नॉर्मलाइज करना पड़ता है कि हर इंसान के अंदर सेल्फ डाउट्स आते हैं। अब आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स पे फोकस करते हैं या अपने डाउट्स पे फोकस करते हैं? कैसे आप अपने आप को एक्नॉलेज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं? तो इस तरीके से Name your first book. लाइफ मंत्रास बाय लाइफ कोच। Favorite color? Favorite color? Red. Okay, good. Your first car? Maruti 800. First salary? First salary, how much it was? 12,000 only. First buying? First? Buying मतलब पहला आपने पहली चीज क्या चीज खरीदी? मैंने क्या खरीदा था? अपने रूम के लिए कुछ एक्सेसरी थी, अपने रूम के लिए। I don't remember. जिंदगी का पहला गिल्ट? जिंदगी का पहला गिल्ट कि अपने पेरेंट्स को हर्ट किया जब वो शादी के लिए नहीं मान रहे थे, तो बहुत गिल्ट था उस टाइम। Okay. One of the best success? One of the best success, जो 3 MNCs, टॉप MNCs के साथ अपॉर्चुनिटी मिली, this was one of the best success. Worst failure? Worst failure, which was my worst failure? Subtitle holder हूँ मिसेस इंडिया में, टाइटल होल्डर नहीं हूँ, maybe that is the worst failure. Okay, so that's it. Thank you for the rapid round. Thank you प्रीति. So प्रीति, आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइफ में कोई रिग्रेट है? बिल्कुल है। पर्सनली बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने अपनी मम्मी को कम थैंक यू करा। आई लॉस्ट हर इन 2014 बिकॉज ऑफ कैंसर, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करी। जितना मुझे उनको थैंक यू करना चाहिए था, मैंने उनको थैंक यू नहीं किया। आई शुड हैव थैंक्ड हर मोर, एंड दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव टू द होल वर्ल्ड कि आप अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए, उनको कोई भी चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड ना लो, और उनको होल हार्टेडली अप्रिशिएट करो। थैंक यू। ओके, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस कोच, वर्ल्ड को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ना मैसेज देना चाहूँगी जो एक्चुअली अपने एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस से इस प्लैनेट में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, लाना चाहते हैं, वो स्पिरिट रखते हैं। और अगेन एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। सीढ़ियाँ उनको कुर्बान हो, सीढ़ियाँ उन्हें कुर्बान हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें कुर्बान हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। थैंक यू प्रीति जी, इट्स एन अमेजिंग शेयर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा प्रीति जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ बांटने के लिए। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी फॉर कमिंग इन आवर शो। आई होप कि हमारे साथ एक और पॉडकास्ट और एक और एपिसोड वो शूट करें। सो टिल देन, बाय बाय, शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।